हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th एनसीईआरटी के मैथ का एक्सरसाइज यहाँ पर है 3.4 और 3.4 में क्या देखने वाले हम लोग 3.4 में देखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए हल कर सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है हम यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों ही विधियों से हल करना है और साथ ही साथ ये भी पूछ रहा है कि तुमको इजी कौन सा लग रहा है। अब जो तुमको इजी लगे वो तुम बोल सकते हो, अपने लिए तो दोनों इजी है। आ जाओ देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, पहला प्रश्न है x + y बराबर में 5 और देन 2x - 3y बराबर 4, 2x - 3y बराबर 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकेंड, पहले कौन सा हल कर ले, प्रतिस्थापन बोल रहा है तो प्रतिस्थापन ही पहले कर लेते हैं। ऐसे तुम कुछ भी कर सकते हो, विलोपन भी पहले कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन जो है इस तरह का प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं, ये भी समझो। अब पूछ भी दे, हो सकता है पूछ भी दे तो कितने नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा, ये भी बात है, तो समझना तो पड़ेगा। आ जाओ, तो विलोपन विधि में करते क्या है, हम समीकरण 1 से लिखेंगे x + y बराबर यहाँ पर दिया है 5। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो पहले हमको x का वैल्यू फाइंड करना होता है, या x का मान y के पदों में लिखना होता है, या y का मान x के पदों में लिखना होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ समझो। इस y को शिफ्ट कर लो, सिर्फ x बराबर निकालना है हमको। क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा 5 माइनस का y। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक है। अब ये जो x का वैल्यू तुमने फाइंड किया है ना, इसको समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x - 3y बराबर में 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 × x का मान तो यहाँ पर क्या निकाला है हमने, 5 - y, तो ये हो जाएगा 5 - y - 3y बराबर में 4। थोड़ा गौर से देखना, 2 × 5 हो जाएगा 10, माइनस 2 × -y बराबर -2y - 3y बराबर में 4। क्लियर है इतनी बातें। आ जाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 को इधर ले जाएंगे उठा करके, किधर, इधर ले जाएंगे उठा के, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और -3, ये तो हो जाएगा -5y, और 10 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 - 10, तो -5y बराबर कितना होगा, 4 में से 10 घटा देंगे तो कितना होगा, -6। अब यदि हम लिखे y बराबर, तो y बराबर क्या होगा, -6 और बट्टे में -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हमारा निकल गया 6/5। अब क्या करना है, ये तो सिर्फ y का मान निकला ना। अब देखो जो y का वैल्यू हमने ज्ञात किया है ना, उसको हमको समीकरण 3 में रखना है। ये वाला जो समीकरण हमने माना था इसमें रखना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 - y। इसको सॉल्व करेंगे, 5 - y का वैल्यू निकाला है हमने 6/5, ठीक है। सॉल्व करो, इसके नीचे में 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 1 से अगर हम 5 में भाग दें, इस 1 से 5 में भाग दें, 5 बार में लगेगा, 5 को 5 से गुना करें 25 यानी कि 25 हो जाएगा, माइनस 5 को 5 से भाग दें 1 होगा, 1 को 6 से गुना करें 6 हो जाएगा, 25 में से 6 घटा देंगे, ये हो जाएगा 19/5। ये तुम्हारा निकल गया x और y दोनों का ही वैल्यू, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब चलते हैं यहाँ पर विलोपन, दूसरे वाला जो विधि है उस पर, ठीक है। यहाँ पर लिख ले हम विलोपन विधि। आ जाओ देखिए क्या है यह। तो समीकरण हमारे पास x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4। ये समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। करना क्या होता है यहाँ पर, समझो बात को। विलोपन विधि में समीकरणों को हल करने के लिए हमको सबसे पहले चेक करना पड़ता है क्या x या y में से दोनों समीकरणों के जो गुणांक है x और y के, क्या वो इक्वल है। यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है, इक्वल नहीं है। पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक -3 है, जो कि इक्वल नहीं है। तो इक्वल करेंगे कैसे। सपोज हमको x का गुणांक इक्वल करना है, तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक है कितना है 1, उससे दूसरे समीकरण में गुना कर देंगे, और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है जो कि 2 है, इससे पहले समीकरण में गुना कर देना है, ठीक है। गुना कर लो। अब
x गुने 2 ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 गुने y ये हो जाएगा 2y बराबर 5 दूनी 10। ये आ गया तुम्हारा। फिर 2 को x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, 3y को 1 से गुना करेंगे माइनस में 3y हो जाएगा, 4 एकम 4 आ गया ये। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से गुणांक तो बराबर हो गया, यहाँ भी 2x आ गया, यहाँ भी 2x आ गया, लेकिन 2x यहाँ भी प्लस में और यहाँ भी प्लस में। जब ऐसा हो ना कि गुणांक बराबर हो जाए और ऊपर नीचे दोनों ही प्लस में रहे तो हमको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। और जब भी जोड़ते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का ना ही ऊपर ना ही नीचे चिन्ह में बदलाव होता है। हम बात कर रहे हैं कि जब जोड़ेंगे तो इस 2x 2 ही x होगा, इसका चिन्ह बदलेगा, 3y 3 ही y होगा, चिन्ह बदलेगा, और 4 4 ही होगा, इसका चिन्ह बदलेगा। तो जोड़ेंगे नहीं जी, यहाँ पर घटाना पड़ेगा ना, चिन्ह समान है तो घटाना पड़ेगा, और चिन्ह असमान रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा। और जब घटाते हैं ना, जब घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 0। 3 और 2 ही हो जाएगा 5y बराबर में 10 में से 4 घटा लेंगे 6। y बराबर निकल के आ जाएगा हमको 6/5। सेम वैल्यू निकल रहा है, y का मान 6/5 यहाँ भी, y का मान 6/5 यहाँ भी, अलग नहीं आएगा, दोनों का मान सेम ही आएगा। अब क्या करना है, अब क्या करें, देखो y का मान रख देना है हमको कहाँ पर, समीकरण किसी में एक या दो में से किसी में, ये 1 है अपने पास और ये 2 मान लेते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर में 5। अब देखो x का x लेंगे और y का मान है 6/5 बराबर में 5। इसको उठा के इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि अचर अचर वाले की तरफ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5। सेम इसी तरह का कैलकुलेशन जो है हमने कहीं और किया है। 5 माइनस 6/5 कितना वैल्यू आया, 19/5। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्टली लिख दें 19/5। तो दोनों ही वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं, और पहले समीकरण को हमने लुप्तीकरण विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया है। अब तुमको जो है ना, जो बेहतर लगे वहाँ पर लिखना भी है कि कौन सा विधि हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे नंबर का प्रश्न है, और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जो दूसरे नंबर का प्रश्न है, पहला का दूसरे नंबर का प्रश्न जो है वो है, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर में है 10। ये समीकरण फर्स्ट है। जिन दूसरा समीकरण दिया है यहाँ पर 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस का 2y बराबर में 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, किस विधि से पहले हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो इस विधि में हल करने के लिए क्या करते हैं हम देख लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या करना है समीकरण 1 से, देखो यहाँ से लिख, सबसे पहले तो समीकरण लिख लो 3x प्लस 4y बराबर 10। हमको सिर्फ यहाँ पर x बराबर ज्ञात करना है, यानी x एक तरफ रहने देना है, बाकी जितने भी मान हैं 4y 3 इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है सबसे पहले जो प्लस में है ना उसको दूसरी तरफ, यानी प्लस के बाद जो भी है ना उसको एक साथ दूसरी तरफ ले जाओ, यानी ये पूरा टर्म उठ के इधर आएगा, प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 4y। ठीक है, देन यहाँ पर 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का चिन्ह है। जब इस 3 को इधर उठा कर ले जाएंगे तो ये इसके नीचे भागा में आ जाएगा, तो x बराबर यदि लिखते हैं तो 10 माइनस 4y बट्टे में हो जाएगा 3। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। तो माना हमने, ये आगे तुमको पता चल जाएगा। अब ये जो x का वैल्यू हमने फाइंड किया है इसको क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे x के जगह पर। कैसे, देखो यहाँ से समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये सिंपल सा इक्वेशन है समीकरण नंबर 2। यहाँ पर क्या करना है, देखो 2 है इंटू x का मान क्या निकाला है हमने, 10 माइनस 4y बट्टे में 3 और माइनस 2y बराबर 2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको,
विदाउट सॉल्व किए तो होगा नहीं, सॉल्व करो। 2 को 10 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 4 को 2 से गुना किए तो 8y हो जाएगा, बट्टे में 3 है तो 3 माइनस 2y बराबर 2। इसके नीचे में 1 होगा, ठीक है, जनरल कैलकुलेशन है। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3, 3 से 3 में भाग देंगे 1, 1 को इस पूरे से गुना करना है ना, क्योंकि ये पूरे एक ही फ्रैक्शन का हर है, तो 1 से गुना कर देंगे इसको तो कितना होगा 20 माइनस 8y माइनस 1 से भाग देंगे 3 में 3 होगा, 3 को यदि गुना करें 2y से तो ये होगा 6y बराबर में हो जाएगा तो, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ पर गौर से देखो 20 का तो 20 ही रहना है, माइनस कर देते हैं, माइनस में 8y प्लस में 6y दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 14y, बट्टे में नीचे में है 3 तो 3, अच्छा बट्टे में नीचे में क्या डालें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस पूरे को 1 से गुना करना है तो ये तो इतना ही होगा, और 2 को 3 से गुना करना है, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो गया। अब क्या करना है, इसको उठा के इधर ले जाओ, ये 20 है ना, इसको उठा के उस तरफ ले जाओ तो ये होगा माइनस का 14y बराबर में 6 माइनस का 20, ये होगा माइनस का 14y बराबर में माइनस का 14 हो गया। y बराबर देखिए तो ये होगा माइनस 14 बट्टे माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, बच गया हमारा 1, ये 1 निकल के आ रहा है इजीली। आगे देखो y का मान तो हमको निकल के आ चुका है, x का मान निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो y का मान तुमने निकाला है ना, इसको रख दो समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 माइनस 4y और बट्टे में 3, 10 नीचे ही कर लेते हैं, x बराबर 10 माइनस 4, y का मान 1 बट्टे में 2, क्या हो जाएगा ये 10 में से 4, क्योंकि 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही होगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 हो जाएगा, तो ये होगा 6 और बट्टे में 3, इट मीन्स कि x का मान तुमको निकल रहा है 2, कितना निकल रहा है 2। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से तो हमने दूसरे समीकरण को सॉल्व कर लिया। अब और लुप्तीकरण विधि देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y बराबर में 10 और 2x माइनस 2y बराबर में 2, ये हमारे पास दिया हुआ है ना। अब करना क्या है, करना ये है इंटू यहाँ पर हमको देखना है क्या दोनों ही समीकरणों में कोई किसी भी चर का गुणांक बराबर है क्या। पहले समीकरण में x का चर 3 है, दूसरे समीकरण में x का चर 2 है, नहीं बराबर है। पहले समीकरण में x का चर 4 है, y का चर 4 है, और दूसरे समीकरण में y का जो गुणांक है वो 2 है, माइनस में 2 है, गुणांक की बात कर रहे हैं। पहले समीकरण में y का गुणांक 4, दूसरे समीकरण में y का गुणांक -2, तो ना ही x का गुणांक बराबर है ना ही y का गुणांक बराबर है, तो गुणांक हमको किसी एक का बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, x का गुणांक बराबर करते हैं, और बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है जो कि 3 है दूसरे समीकरण में गुना करना है, और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है पहले समीकरण में गुना करना है। कर लिया हमने, अब गुना करके लिखो, 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20, ये हो गया हमारा। फिर 2x को 3 से गुना करेंगे, ये 6x माइनस 2 तिहाई 6y बराबर 2 तिहाई 6। अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, x चर का जो है ना वो गुणांक बराबर है, लेकिन दोनों ही समीकरण में x वाला जो चर है वो सेम चिन्ह के साथ है, मतलब यहाँ पर भी 6x, ये 6x दोनों प्लस में है। जब दोनों प्लस में होता है तो क्या करते हैं बताओ, घटाते हैं, और जब भी घटाते तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है बाबू। ये 6x माइनस में हो गया, ये 6y प्लस में हो गया, ये 6 माइनस में हो गया, कट गया। 8 और 6 कितना हो गया 14y, और 20 में से 6 घटाएंगे तो ये भी होगा 14। y बराबर यहाँ देखेंगे तो 14 बट्टे हो जाएगा 14, 14 से 14 कैंसिल, कितना हो गया हमारा 1, यहाँ से निकल के आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो कि है 3x प्लस
4y बराबर 10, 3x का 3x लिखेंगे, 4 इंटू वाई का मान 1 है बराबर में 10, 3x प्लस 4 इंटू 1 4 बराबर 10, देन हो जाएगा 3x बराबर 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये होगा 10 माइनस का 4, इधर प्लस है उधर जाके दूसरी तरफ जाके माइनस में ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर 10 में से 4 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x का मान देखेंगे तो यहाँ पर 6/3, 3 दूनी 6। चला वैल्यू मिलाना यहाँ पर y का वैल्यू हमने 1 निकाला है लुप्तीकरण से प्रतिस्थापन विधि से, और लुप्तीकरण से भी y का वैल्यू हमने 1 निकाला है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से x का वैल्यू 2 निकला है और लुप्तीकरण से भी x का वैल्यू 2 निकला है, तो मान हमको सेम ही निकलना है। अब तुम सोच सकते हो कि इजी कौन है, अगर तुम देखो गौर से तो यही वाला मेथड जो है थोड़ा सा इजी लग रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कैलकुलेशन तो दोनों में है, जानना हमको दोनों है। आगे चलकर जब मैथ पढ़ेंगे तो कौन से मेथड का प्रयोग कब पढ़ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, पढ़ेगा तो अब पढ़ तो रहे हैं अभी ना, तो आगे तो ज़रूरत पड़ेगा ना, तो इसलिए हमको दोनों ही आने चाहिए। ठीक है ना, सीखने की कोशिश करो दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब तीसरे नंबर का प्रश्न है, और तीसरे नंबर का प्रश्न क्या क्या कह रहा है और ज़रा देखते हैं। ये हमारे पास पहला समीकरण 3x माइनस 5y बराबर -4 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो थोड़ा सा समीकरण को पहले हम ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम हल की ओर चलते हैं। पहले समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 5y, और इस 4 को शिफ्ट इधर कर लो तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, दूसरे समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2y को हमको इधर शिफ्ट कर लेना है तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y, और बराबर में इधर बच जाएगा हमारा 7। तो अब इस दो समीकरण को लेकर के हमको चलना है, इसको हमको नहीं देखना है। ठीक है, इसको हमको नहीं देखना है। ठीक है, इसी के अनुसार हम चलने वाले हैं। तो पहला मेथड क्या था हमारा, प्रतिस्थापन विधि। तो और देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण हमारे पास है 3x माइनस 5y बराबर में 4, एंड सेकेंड वन इज 9x माइनस 2y बराबर 7। नाउ हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे समीकरण 1 से। जब प्रतिस्थापन विधि करने के लिए जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, पहले समीकरण 1 के साथ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं। क्या करते हैं समीकरण 1 के साथ, 3x माइनस 5y बराबर 4 है। हमको क्या करना है, एक एक करके जितने भी वैल्यूज है x को छोड़ करके सबको उधर ले जाना है दूसरी तरफ। रूल क्या कहता है, पहले माइनस या प्लस के बाद जो भी है उसको एक साथ पूरा ले जाओ, मतलब इसको उठा के इधर फेंको। ये हो जाएगा 3x बराबर 4 प्लस 5y। क्यों 4 प्लस 5y, ये माइनस में था उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, अगर हम x 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे ये भागा में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 4 प्लस 5y बट्टे में 3। अब ये जो x बराबर हमने निकाला है इसको मानेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, जरूरत पड़ता है आगे इसलिए हमने इसको 3 माना है। अब आ जाओ, ये जो x बराबर निकाला है उसको हम रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7, ये है हमारे पास। अब 9 का 9 हो जाएगा, x का वैल्यू हमने निकाला है, देखो यहाँ से x का वैल्यू क्या है 4 प्लस 5y और बट्टे में 3, और माइनस में हो जाएगा 2y तो है ही ना ये वाला, बराबर में 7। देखो गौर से देखना यहाँ से, ये 3 तिहाई 9 गुना में है तो कट जाएगा। अब इस 3 से अगर 4 को गुना करें तो ये होगा 12, प्लस में इस 5 को यदि 3 से गुना करें ये होगा 15y, और ये 3 तो रहा ही नहीं, और माइनस में यहाँ पर 2y बराबर में 7। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। देखो गौर से देखना ज़रा, इस 12 को उठा कर ले जाएंगे दूसरी तरफ। कैसे, 12 को उठा कर ले जाएंगे दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 12, इधर क्या हो गया 15y में से 2y घटा देंगे तो ये बच जाएगा 13y। इट मीन्स कि हमारे पास क्या बच रहा है 13y, 7 में से 12 5, यानी कि 13y बराबर माइनस का 5।
12 माइनस में 7 प्लस में है, इसका मतलब -5 बचेगा। y बराबर देखेंगे यहाँ से तो -5/13 हमको यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड है हमारे पास x बराबर 4 + 5y और बट्टे में 3। गौर से देखना, 4 + 5 इंटू वाई का मान क्या है हमारे पास -5/13, बट्टे में क्या कर देंगे 3 कर देंगे। 3 है तो 3 तो करना पड़ेगा, समझो बात को। ये होगा 4 प्लस, देखो यहाँ माइनस प्लस कर लो तो -5 25, यानी कि माइनस में 25 और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 13 है तो 13 तो रहेगा ही, -5/13 बट्टे में 3 यहाँ पर रहेगा ही। तो ये आ गया हमारे पास 27/13 और 1/3, यहाँ से काटेंगे 3 और 3 नमा 27, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9/13। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ रहा है निकल करके x का मान आ रहा है 9/13 और y का मान आ रहा है -5/13। लेकिन क्या यही मान हमको लुप्तीकरण विधि में भी आएगा? आना तो चाहिए, आओ देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला इक्वेशन है 3x - 5y बराबर में 4 और दूसरा इक्वेशन है 9x - 2y बराबर में 7। जो पहला काम हमको करना होगा यहाँ पर वो कौन सा, देखेंगे गुणांक बराबर है क्या। पहले समीकरण में देखेंगे x का गुणांक 3 है, दूसरे समीकरण में 9 है। पहले समीकरण में y का गुणांक 5 है, दूसरे समीकरण में 2 है। तो मतलब ना ही x का गुणांक बराबर है ना ही y का गुणांक यहाँ पर बराबर है, गुणांक बराबर करना पड़ेगा। अब कर लेते हैं, क्या करते हैं गुणांक बराबर करने के लिए, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वो दूसरे समीकरण में गुणा कर देंगे और जो दूसरे समीकरण में x का गुणांक है वो पहले समीकरण में गुणा कर देंगे, तो हमारा गुणांक बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो जाएगा। 3x को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस 5y को 9 से गुणा करेंगे ये होगा 45y और 4 को 9 से गुणा करेंगे ये होगा 36। इसी तरह से 9x को 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 27x, 2y को 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा -6y और यहाँ से गुणा कर देंगे 7 × 21 हो जाएगा। अब समझो बात को, समझो बात को। यहाँ पर x का गुणांक बराबर हो गया और दोनों ही पहले समीकरण में जो x का गुणांक x वाला जो टर्म है और दूसरे समीकरण में जो x वाला पद है दोनों ही प्लस में है। इसका मतलब हमको यहाँ पर घटाना पड़ेगा। घटाने पर, घटाने का मतलब क्या है कि नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, यही तो ध्यान रखो। 27x है 27x है, 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन 45 में से 6 घटाएंगे माइनस का 39y हो जाएगा और 6 में से 1 5, ठीक है, और 3 में से 2 1 15 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो y बराबर क्या होगा 15/39 माइनस का काटेंगे 5 × 15 और 13 × 39 -5/13, ये आ रहा है तुम्हारा y का मान। ये y का आ गया। अब y का मान क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रखेंगे x का मान आ जाएगा। तो लिखो यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारे पास 3x - 5y बराबर में 4, ये हो जाएगा 3x - 5 गुने y का मान कितना निकला -5/13 ना, -5 और बट्टे में 13। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मान रख दिया। मान रखने के बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा प्लस 25/13 और बराबर में 4। अब क्या करना है, इस 25/13 को इस तरफ शिफ्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर 4/1 कर लेते हैं इसको और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 25/13। क्या करेंगे 3x बराबर 1 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 13 में 13 को 4 से गुना करेंगे तो ये होगा 52 माइनस 13 एकम 13 और 25 एकम 25। ठीक है, इधर देख ले, इधर हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 52 में से 25 घटाएंगे तो ये होगा 27 और बट्टे में 13। अगर सिर्फ x बराबर लिखे तो ये वाला 3 भागा में आ जाएगा, तो मतलब 27/13 गुने 3, 3 नमा 27, 9/13। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्रतिस्थापन विधि से जो हमारा मान निकल के आ रहा है
एक्स का वो कितना निकल के आ रहा है, एक्स का मान देखो यहाँ से 9/13, यहाँ भी लुप्तीकरण विधि से निकल के आ रहा है 9/13। वाई का मान निकल के आ रहा है 5/13 प्रतिस्थापन विधि से, और यहाँ लुप्तीकरण विधि से भी निकल के आ रहा है -5/13। तो मान अलग नहीं निकल के आएगा, मेथड अलग है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज। देखो यहाँ पर है 3.4। 3.4 का पहले का चौथा प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो यहाँ से सबसे पहला काम, यहाँ पर जो समीकरण दिया है थोड़ा सा अलग रूप में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हमको जो सामान्य रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, उस पर ले जाना है। उस पर ले जाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये 2 होगा ना अपने पास, हाँ ये 2 होगा। कुछ नहीं करना है, बस लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 और 2 से। ये क्या करना है हमको, सबसे पहले इसको समान फॉर्म में ले जाते हैं। समीकरण 1 को देखेंगे तो ये x/2 दे रखा है, प्लस में 2y/3 दे रखा है, बराबर में -1 है। सिंपल भिन्न का जोड़ करना है तुमको, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 3x प्लस 3 दूना 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 4y बराबर -1। ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। इसको ये वाला जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारा, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है ये इसी रूप में होता है। तो ये हो गया हमारा अभी के लिए समीकरण 1। जो दूसरा इक्वेशन दे रखा है ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है x - y/3 बराबर में 3। यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 1 से 3 में भाग देंगे 3, और 3 को x से गुना करेंगे 3x। 3 से 3 में भाग देंगे 1, 1 को y से गुना करेंगे y। सिंपल भिन्न का घटाव है, बराबर में 3। ये हो जाएगा 3x - y बराबर 3 तिया 9। या ऐसा भी तुम कर सकते हो इसको, चूंकि 1 2 तो हमारे पास दिया है ना, तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण अपन 4 मान लेते हैं। अब क्या करना है, समीकरण, अब जो भी काम करना है ना हमको, चाहे लुप्तीकरण करना हो या प्रतिस्थापन विधि हल करना, हमको किस समीकरण के साथ जाना है, समीकरण 3 और 4। हालांकि ये जो समीकरण 1 2 है और 3 4 है, दोनों ही इक्वेशन क्या है, बराबर ही है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसके लिए जो इक्वेशन है हमारे पास, सबसे पहला इक्वेशन देखेंगे 3x + 4y बराबर -6, तीसरे नंबर का समीकरण। और चौथे नंबर का समीकरण है 3x - y बराबर में 9। ये है चौथे नंबर का समीकरण। इस दोनों से ही हमको हल करके प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और लुप्तीकरण विधि से भी। लिखेंगे समीकरण 3 से, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3x + 4y बराबर -6। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण 1 के साथ जाना है, और 1 के साथ जाने के बाद या तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है या y का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आओ हम देखते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि x को छोड़कर बाकी सारे टर्म को, बाकी सारे जो अचर है दूसरी तरफ ले जाने। सबसे पहले रूल ये कहता है, अगर प्लस और माइनस के बाद जो भी है उसको पूरे को उठा के दूसरी तरफ फेंक दो। अगर ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -6 और माइनस का 4y। अब 3 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना का चिन्ह है, तो x बराबर यदि लिखेंगे तो 3 इसके नीचे में आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 - 4y बट्टे में 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो समीकरण हमारा 5 निकला है, 5 में जो x का मान निकला है उसको समीकरण 4 में रख दो। तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर समीकरण 4 क्या है, 3x - y बराबर में 9, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो 3 का 3 रह जाएगा, x का मान देखेंगे तो x का मान हो जाएगा -6 - 4y बट्टे में 3 और माइनस का y बराबर में 9। ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सिर्फ देखो 3 का 3 लिखा है, x के जगह पर जो x का वैल्यू है ना -6 - 4y बट्टे 3 वो हमने रख दिया है, और माइनस का y और बराबर में 9 तो है ही। ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या तुम्हारे पास -6 - 4y माइनस y बराबर में 9। इस 6 को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 6 माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये 4 माइनस में y माइनस में, तो ये होगा 5y बराबर
9 प्लस 6, तो -5y बराबर यहाँ से निकल गया 15, और y का वैल्यू देखेंगे तो 15 बट्टे -5, 5 3 जा 15 माइनस का 3, तो y का वैल्यू कितना निकाल लिया तुमने यहाँ से, -3। अब आ जाओ y का मान किस में रख दे, y का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 5 में। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या हमारे पास, x बराबर -6 माइनस 4y बट्टे 3, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर -6, -6 का -6 लेंगे -4 हो जाएगा, और y के जगह पर क्या ले लेंगे हम, y के जगह पर ले लेंगे -3, और बट्टे में हो जाएगा 3। x बराबर होगा -6 माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 12, और बट्टे में हो जाएगा 3। x बराबर यहाँ गौर से देखो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, बट्टे में 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला तुम्हारे पास, यहाँ से तुम्हारे पास x का वैल्यू जो निकला वो निकल गया है 2। चलो जी, ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से तुम्हारा हल कंप्लीट। अब देख लेते हैं किस विधि से, लुप्तीकरण या विलोपन विधि से। क्या लिखेंगे, विलोपन विधि। अब इक्वेशन क्या है, हमने कहा इस वाले इक्वेशन के साथ हमको चलना है, तो आओ देखते हैं। ये हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर -6, फिर है 3x माइनस y बराबर 9। अब गौर से देखो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 4 3 है ना, और ये इक्वेशन 4 है। यहाँ पर x का गुणांक बराबर है, देखना जरा, x का गुणांक 3, x का गुणांक 3 और 3, और साथ ही साथ x के गुणांक या बोले तो x वाले पद का चिन्ह भी बराबर है। अब जब चिन्ह बराबर हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है, घटाते हैं, और घटाने के लिए नीचे का चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। ये हमने बदला, यहाँ पर कितना होगा, 4 1 5y बराबर 9 6 माइनस का 15, y बराबर निकालेंगे -15 बट्टे 5, 5 3 15, ये कितना हो गया, -3। तो y बराबर कितना निकल गया, यहाँ से -3 निकल गया। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 या 4 में से किसी में रख दो, तो हम रख देते हैं समीकरण 4 में, थोड़ा सा आसान रहेगा। ये है 3x माइनस वाई बराबर में 9, 3x माइनस वाई तो है ही, और जो अभी निकाला है हमने y वो भी -3 है, बराबर में 9। ये हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा +3 बराबर में 9। यहाँ से देखेंगे ये क्या होगा, 3x, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में, मतलब 9 - 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर में 6। इधर देख लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 6 और बट्टे में 3, 3 दूनी 6। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हमने लुप्तीकरण और विलोपन विधि दोनों ही विधियों से जो x का और y का मान निकाला है वो बिल्कुल सेम है। x का मान यहाँ पर 2 आ रहा है दोनों ही विधियों से, और y का मान -3 आ रहा है दोनों ही विधियों से। तो ये पहले नंबर का प्रश्न समाप्त होता है। देखते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है ना क्लास 10th NCERT मैथ का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक देखेंगे, देन उसके बाद 2 और 3 4 5 को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। करना क्या है, इसमें कुछ सूचनाएं दी हुई है, इन सूचनाओं के आधार पर हमको 2 चर वाले रैखिक इक्वेशन यानी कि समीकरण बनाने हैं, और समीकरण बनाने के बाद जो है उसको हमको हल करना है। तो देखो, जब भी शब्द समस्या हमको दे, कुछ सूचना दे और बोल ले इसके आधार पर इक्वेशन बना लो, तो प्रश्न अलग अलग तरह का होते हैं। तो उसको तुमको सबसे पहले जो है ना कुछ शुरुआती बातें, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ शुरुआती बातें तुमको पता होनी चाहिए कि अगर फ्रैक्शन भिन्न वाला क्वेश्चन पूछता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर एज वाला क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर तुम एक क्वेश्चन को समझ पाते हो ना, तो लगभग इस पैटर्न पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर थोड़ा सा तुम अगर दिमाग लगाओ तो वो सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमेशा ध्यान रखो। आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो प्रश्न है ये आधारित है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न पर आधारित है। तो वो बात करेंगे, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़े तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। देखो, यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में यदि हम प्रश्न कर रहे हैं और शब्द समस्या है तो 2 बातें कम से कम तुमको बोलेगा निकालने के लिए। अब 2 बातें रहेगा तभी तो 2 चर बनेगा ना।
यहाँ पर कितनी बातें हैं, यहाँ पर एक ही बात बोला जा रहा है कि भाई भिन्न ज्ञात कर लो। लेकिन देखो भिन्न ज्ञात करने के लिए तुमको जरूरी क्या है, अगर तुमको कोई बोल रहा है भिन्न ज्ञात करो, इसका मतलब बोल रहा है कि भाई भिन्न जो होता है ना, जो भिन्न होता है ना वो किससे बनता है, तुम्हारा अंश बट्टे हर से बनता है। यानी कि एक भिन्न यदि हमको पता हो तो इसका मतलब है हमको अंश भी पता होना चाहिए और हर भी पता होना चाहिए, मतलब हमको अंश और हर दोनों पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा हमने कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में शब्द समस्या जब भी आए तो जो पूछा जा रहा है ना उसी को तुम मान लो। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, अंश और हर, तो मान लेंगे। हल में देखो, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, ये हो गया हमारा। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा जरा बता दो हमको। भिन्न बराबर हो जाएगा x बट्टे y, क्योंकि भिन्न बराबर अंश बट्टे हर होता है ना, अंश x है हर y है, तो भिन्न बराबर x बट्टे y। जितने भी फ्रैक्शन पर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना भिन्न पर, इसी तरह से तुमको शुरुआत करना है, ठीक है। अब आ जाओ, यदि हर में एक जोड़, यहाँ पर देखो यदि अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। देखो प्रश्नानुसार कहने का मतलब क्या है, भिन्न तो हमारा यही रहने वाला है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दे, मतलब अंश क्या है ऊपर वाला, ऊपर वाले में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे मतलब नीचे वाले में एक घटा दे, तो भिन्न एक में बदल जाता है। एक में बदलने का मतलब ये एक हो जाता है, इस तरह से, यही तो कहा जा रहा है ना, सिंपल सी बात है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये होगा y माइनस का 1, क्लियर है। अब देखो y को इधर लेके आते हैं अपन, तो ये प्लस में इधर आगे y हो जाएगा माइनस में, और 1 को इधर लेके आते हैं, ये प्लस में इधर जाकर आ जाएगा माइनस में, -1 -1, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का y बराबर -2, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। आ गया जी, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्या, फिर दूसरी, ये तो केस 1 है, स्थिति 1 में हमको ये बोला जा रहा है। केस 2 में क्या बोला जा रहा है, यदि भिन्न में एक बदल जाती है, यदि हर में केवल एक जोड़ दे, हर में केवल एक जोड़े तो वह 1/2 हो जाती है, तथा हर में केवल एक जोड़ा जा रहा है, मतलब y प्लस 1 अगर कर रहे हैं तो ये कितना होता है, 1/2 हो जाता है। तो अब तो इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये होगा 2x बराबर y प्लस 1, कोना कोनी गुना होगा ना, इसको इससे और इसको इससे, 2 को x से गुना किए 2x, y इंटू y प्लस में 1 है तो 1। अब क्या करना है, y को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये होगा 2x माइनस का y बराबर में 1, ये इक्वेशन तुम्हारा 2 यहाँ से बन गया, ठीक है। दोनों ही समीकरण आ चुका है। आज जो लुप्तीकरण विधि से हल करना है ना तो करते हैं। देखो लुप्तीकरण विधि से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से गौर से देखना। समीकरण 1 क्या निकाला है हमने, x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 2 निकाला है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 1। गौर से देखना y का क्या है, y दोनों ही समीकरण में जो y का गुणांक है वो क्या है, बराबर है, और चिन्ह क्या है, असमान है। चिन्ह क्या समान है, यानी ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। जब चिन्ह समान आ जाए, गुणांक बराबर है और चिन्ह समान आ जाए तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे घटाने पर, घटाते हैं नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस। देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y, ऊपर में माइनस में y, नीचे में प्लस में y। बोले तो ये चिन्ह बदलने का क्या मतलब है कि ये y माइनस में था अब प्लस में है, ठीक है। कट गया जी, 2x में से यदि x निकाल ले तो माइनस में क्या बचेगा, x, और ये 2 और 1 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर क्या बच रहा है, वो 3 बच रहा है। x का मान तुमने यहाँ पर निकाल लिया। अब x का मान 1 या 2 में से किसी में रख दो, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारा, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, x का मान तुमने निकाला है 3 माइनस वाई बराबर -2, इसको शिफ्ट करो इस तरफ, तो माइनस वाई, 3 प्लस में इधर जाकर माइनस में होगा, -2 और -3, ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3 और 2 माइनस का 5। फिर से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है।
x का मान 2, y का मान x का मान कितना निकाला है हमने, x का मान निकाला है 3, y का मान 5। अतः भिन्न बराबर क्या होगा हमारा, भिन्न क्या था देखो ना यहाँ पर x बट्टे वाई बराबर क्या हो गया 3/5। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्या जो ये आंसर हमने निकाला है वो सही है? तो आ जाओ हम बात करते हैं क्या है। यदि अंश और हर में एक जोड़ दे तो दोनों अंश में एक जोड़े हर में एक घटाए तो भिन्न एक में बदल जाता है। करके देख लेते हैं। ये है हमारा फ्रैक्शन, अंश में एक जोड़ देते हैं, हर में एक घटा लेते हैं तो 3 1 4 बट्टे 5 1 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब देखो ये क्या है कि जो भी बातें बोली जा रही है ना इस फ्रैक्शन के साथ सेटिस्फाई हो रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। मतलब ये प्रश्न हमारा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आ जाए, देखो यहाँ से अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ से दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तुलगुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी, दोनों की आयु ज्ञात करें। देखो यहाँ से आयु वाला, जैसे कि हमने कहा दो चर वाले रैखिक समीकरण में कोई भी प्रश्न पूछेगा तो उसमें कम से कम जो है ना 2 बातें अननोन होगी। यहाँ पर भी 2 बातें अननोन है। क्या क्या अननोन है कि एक नूरी की आयु और दूसरा सोनू की आयु, ये हमको नहीं पता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है दोनों की आयु निकालो, तो जो निकालने के लिए बोल रहा है उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। मानो यहाँ पर सॉल्यूशन में माना कि नूरी की आयु इक्वल टू x वर्ष और सोनू की आयु इक्वल टू y वर्ष। ये आ गया जी, ये वर्तमान आयु। ये जो हमने लिखा है ना ये कौन सा है, यहाँ पर लिख देते हैं वर्तमान। मतलब अभी जो आयु है नूरी की वो x वर्ष है और अभी जो आयु है सोनू की वो है y वर्ष। एक बात बता दो हमको, कोई अगर 20 साल का लड़का है तो 5 साल पहले इसकी क्या एज रहा होगा, 20 - 5, और 5 साल बाद क्या एज रहेगा, 20 + 5। अगर कोई x साल का कोई लड़का है तो 5 साल पहले x - 5, 5 साल बाद x + 5 एज रहेगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, इतना मुश्किल नहीं है समझना, समझ गया तुमने। आ जाओ अब देखो, पहले बार स्थिति 1 के लिए क्या कहा जा रहा है, आओ देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी थी, मतलब दोनों की आयु का तुलना हो रहा है और वो कब का हो रहा है, 5 साल पहले। तो लिखेंगे ना जी 5 साल पहले, 5 साल पहले। तो नूरी की आयु हमने माना है x, तो नूरी की आयु होगा, नूरी की आयु इक्वल टू x - 5। वर्तमान में x है तो 5 साल पहले x - 5 हो जाएगा। सोनू का आयु क्या हो जाएगा जरा बताओ, सोनू की आयु ये हो जाएगा y - 5। ये हो गया हमारा। क्या कह रहा है आओ बताओ यहाँ से, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु, अब देखो एक बात देखो यहाँ से, ये नूरी है और ये सोनू है। नूरी की आयु 5 साल बाद जो है वो x - 5 है और सोनू की आयु जो है यहाँ से y - 5 है। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि नूरी बड़ी है, कहने का मतलब क्या है समझो, ये जो नूरी की आयु है ना वो सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब इसका ये 3 गुना है। अगर दोनों को बराबर करना है, अब इस सिंपल सा उदाहरण से समझो, ये 27 है और ये 9 है, ये सोनू है ये नूरी है, 27 साल की नूरी है। ये उदाहरण बता रहे तुमको समझ में आए। तो दोनों की तुलना करने के लिए हमको किधर 3 से इधर गुना करना पड़ेगा सोनू की आयु में, तब जाके दोनों का आयु क्या होगा, बराबर होगा। तो ये नूरी की आयु x - 5, सोनू की आयु y - 5। सोनू का 3 गुना नीरू है, मतलब यहाँ से 3 हमको लगाना पड़ेगा, तब जाके दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। इसको सॉल्व करो, x - 5 बराबर 3y और -15। समझो बात को, इसको इधर उठा के ले आते हैं तो ये होगा x प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा 3y, -15 इसको इधर उठा के ले जाएंगे माइनस में, इधर आगे प्लस में होगा प्लस का 5। ये हो जाएगा x - 3y बराबर -10। समीकरण नंबर बन गया तुम्हारा 1। बातें समझ में आई, समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, 5 साल पहले का चर्चा था, अब जो चर्चा है ना 10 वर्ष बाद, तो हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष
बाद। अब देखो 10 वर्ष बाद जाएंगे तो नूरी की आयु कितनी होगी, अभी है x, तो नूरी की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 साल आगे चला जाएगा, x + 10। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु = y + 10। दोनों की उम्र में 10-10 साल क्या होगा, बढ़ेगा। अब फिर से देखें प्रश्नानुसार, ये स्थिति 2 है, केस 2। नूरी की आयु बराबर अगर हो जाए यहाँ पर किसकी आयु की, सोनू की आयु की, कब बराबर होगा, तो यहाँ पर बोला कहा जा रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर 10 वर्ष बाद जो है ना, जितना सोनू का आयु होगा उसका दुगुना नूरी, ये नूरी है और ये सोनू है, सोनू का दुगुना नूरी होगा। मतलब सोनू में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, फिर जाके ये समझो ना, मान लो 10 वर्ष बाद ये है 30 साल की, ठीक है, ये कितने साल की, और ये 15 साल की, ये 15 साल का सोनू है। दोनों को बराबर करना है तो किसके इधर 2 लगाना है, इधर इसके इधर लगाएंगे ना 2, तो यही बात तो हम बोल रहे हैं तुमको। अब आ जाओ इसको करो सॉल्व। x + 10 = 2y + 20। 2y को उठा के इधर ले आए तो ये होगा x - का 2y बराबर 10 को उठा के इधर ले जाएंगे तो 20 - का 10। ये हो जाएगा तुम्हारा x - 2y बराबर 20 में से 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है, और क्या करना है, तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से देखो यहाँ से समीकरण 1 क्या निकाला है, x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10। समीकरण 2 क्या निकाला है, x - 2y बराबर 10, x - 2y बराबर 10। एक बात बता दो हमको, एक बात बता दो, यहाँ पर ये जो है ना x दोनों का गुणांक बराबर है लेकिन दोनों प्लस में है, तो क्या करेंगे, अब तो पता होगा तुमको, घटाना पड़ेगा, ठीक है। घटाने के लिए नीचे का चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। मतलब अब ये माइनस में x है, ये प्लस में y 2y है और माइनस में 10 है, x से x कैंसिल हो गया, -3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का y बच जाएगा और 10 10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल खत्म, y बराबर 20 साल। y किसका एज है, सोनू, तो सोनू का आयु निकल गया यहाँ पर 20 साल। आ जाओ अभी बात करते हैं। हाँ क्या करना है, चलो y का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में रख दो, मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर -10, x - 3 गुने y का मान 20 बराबर -10, x बराबर 20 दिया है -60 और बराबर -10, x बराबर इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो -10 माइनस में 60 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस में 60, x बराबर हो जाएगा 60 में से 10 घटा देंगे तो ये हो गया 50। तो यहाँ पर नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु निकल रहा है 20 वर्ष। समझो बात को, अब समझो बात को क्या है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अभी वर्तमान में, अब चेक कर लेते हैं प्रश्न क्या हमारा सही है या नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है 5 वर्ष पहले, तो अभी सोनू है नूरी है। वर्तमान में जो इसकी आयु निकल रही है वो निकल रहा है इसका 50 और इसका निकल रहा है भाई कितना 20, ठीक है। अगर हम बात करें 5 साल पहले की तो ये होगी 5 साल पहले 45 की और ये होगा सोनू 15 का। क्या कहा जा रहा है देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले तो ये निकल गया तुम्हारा 15 तिया 45, तो सोनू का 3 गुना है ना नूरी, सोनू का 3 गुना है नूरी, तो यही तो बोला जा रहा है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी तुम्हारा सॉल्व हो जाता है और हमने यहाँ पर चेक भी कर लिया, जो हमने आंसर निकाला, उत्तर निकाला वो सही है या नहीं। क्लास 10th एनसीईआरटी में तो एक्सरसाइज यहाँ पर है हमारे पास 3.4 और 3.4 का ये हम देखेंगे दूसरे का तीसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात करना है।
देखो जब भी शब्द समस्या तुमको देना, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो या द्विघात समीकरण, यहाँ पर हमको पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो ये देखो, पूछ रहा है हमको संख्या याद करना है। और संख्या, किस संख्या के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या की बात हो रही है। कितने अंकों वाली? 2 अंकों वाली संख्या के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जब भी 2 अंकों वाली संख्या की बात होती है तो यहाँ पर जो संख्या होता है, मान लो 45 है, 37 है, 49 है, यहाँ पर 2 अंक है संख्या में। कितने अंक है? 2 अंक है। और इस संख्या में देखेंगे, ये जो पहले नंबर पे जो दाहिने साइड से जो संख्या है, इसको बोलते हैं इकाई का अंक, और जो दूसरे नंबर पर है उसको बोलते हैं दहाई का अंक। क्या बोलते हैं? दहाई का अंक। और यदि हम मान लो इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं, जैसे 45 दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे हम 10 गुने 4 और प्लस में 5, ये लिखेंगे विस्तारित रूप में। और विस्तारित रूप में लिखने के लिए हमने क्या किया, जो दहाई के स्थान पर था उसको 10 से गुना कर दिया। दहाई का स्थान पर 4 है तो इसको 10 को 4 से गुना किया, और जो इकाई का स्थान पर है प्लस करके उसको इकाई का स्थान रख दिया। जैसे दूसरी संख्या को देखेंगे, 37 है, दहाई का स्थान पर 3 है, तो इसको क्या लिख देंगे, इस संख्या को अगर हम विस्तारित रूप में लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे 10 गुने 3 प्लस लेंगे, देन यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो आ जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई? आए ना समझ में? चलो जी, अब सपोज हम मानते हैं कि संख्या के अंकों को उलट देते हैं, मतलब जो 37 है उसको हम कितना कर देंगे, 73 कर देंगे। अब जब उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा। उलटने का मतलब, अब इकाई का स्थान पर 3 है तो 3 आ जाएगा। अब 10 करेंगे और गुने में दहाई का अंक कितना है, 7, ये आ जाएगा 10 गुने 7 प्लस 3। ये बातें हमने क्यों बताई? क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। जब भी 2 अंकों वाली संख्या बनेगा तो इकाई और दहाई के अंकों के साथ ही बनेगा, और कोई ना कोई उसमें अंक होगा। तो यहाँ पर चूंकि 2 अंकों वाली एक संख्या पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ से, माना कि संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक बराबर y, और दहाई का अंक बराबर x। ये हमने माना। हम संख्या जब लिखते हैं, अगर इकाई का अंक y हो, दहाई का अंक x हो, तो अगर संख्या बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हमने कहा क्या कि दहाई को अंक को 10 से गुना कर दो और प्लस में इकाई का अंक लिख दो, तो ये बन जाएगा हमको संख्या। ठीक है, या तुमको सिंपली याद रखना है, यदि इकाई का अंक y हो, दहाई का अंक x हो, तो संख्या बराबर 10x प्लस y होगा। ठीक है, यदि अंकों को उलट दिया जाए, अंक को उलटने पर, अब जब अंक को उलट देंगे तो ये हो जाएगा संख्या 10y प्लस x। ये 2 बातें यहाँ पर हमको पता चल गई। अब आ जाओ, क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में अंकों का योग 9 है। तो हम प्रश्नानुसार देख लेते हैं। इतना काम करने के बाद अंकों का योग 9 है, मतलब x और y को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर देखना है, इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यहाँ पर इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना मतलब क्या है, संख्या क्या हमारा 10x प्लस y, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 9 गुना, यानी जो संख्या है उसका 9 गुना बराबर है किसके, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। और संख्या का अंक जब पलट देते हैं तो बनता है 10y प्लस x, मतलब जो मूल संख्या है उसका 9 गुना, मूल संख्या 10 प्लस x, 10x प्लस y, इसका 9 गुना, और पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यही मतलब बातें यहाँ पर कही जा रही। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 10 9 जा 90x प्लस 9y बराबर 10 2 जा 20y प्लस 2y। अब देखो यहाँ से सिंपली क्या करना है हमको, यहाँ से हमको सिंपली सॉल्व कर लेना है। 9 को 10 से गुना करेंगे 90x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9y बराबर में 2 को 10y से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 20y बराबर में 2 को x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2x। अब क्या करना है, इस 20 देखो 2x को सबसे पहले क्या करना है, इधर लाना है। तो ये 90 है,
x है क्या चीज़ में, प्लस में, और ये 2x है प्लस में। इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में होगा। इसका मतलब 90 में से 2 घटाएंगे तो ये होगा 88x, और प्लस में यहाँ पर देखो गौर से ये प्लस होगा कि माइनस होगा वो बाद की बात है। 9y इधर क्या है, प्लस में है, और 20y प्लस में है। अगर 20y को इधर लाएंगे तो ये माइनस में 20 होगा, प्लस में 9 है, मतलब ये हो जाएगा 11y बराबर में 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक 88, 11 8 88, मतलब 11 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 8x और माइनस का y बराबर में 0। अब ये 11 तो गुना में है, तो मतलब 0 के नीचे में लाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा पूरा पूरी। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा समीकरण 8x माइनस वाई बराबर में 0, इक्वेशन 2। अब क्या करना है, सिंपली दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है हमारे पास 8x माइनस वाई बराबर में 0। अब यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि y यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस है। सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जोड़ लेंगे तो ये y से y कैंसिल, 8 1 9x और बराबर में आ रहा है 9। ठीक है, x बराबर देखेंगे तो 9 और बट्टे में 9 बराबर में हो जाएगा 1। अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ से x का मान यहाँ पर निकाला हमने 1 रखा, y बराबर 9। अब 1 को उठा के इधर ले आएंगे, y बराबर हो जाएगा 9 प्लस में, इधर आके माइनस में होगा 1। 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये निकल के आ गया। अब देखो यहाँ से संख्या क्या है, हमारा संख्या है बाबू 10x प्लस वाई। तो संख्या बराबर क्या है हमारे पास, संख्या बराबर निकलेगा 10x प्लस वाई, मतलब 10 गुने x का मान निकाला 1 प्लस y का मान है हमारे पास 8, तो ये संख्या निकला हमारा 18। अब समझो संख्या के अंकों का योग 9 है, तो क्या 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। क्या कह रहे हैं, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुने 18 बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो 1 8 को पलट दो तो 8 1 के 2 गुने के बराबर। देखो 18 नंबर 162 बराबर 18 2 जा 162 बराबर है ना, मतलब हमारा आंसर यहाँ से ये सही है। तो यहाँ पर क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 3.4 है, और एक्सरसाइज 3.4 का दूसरे का चौथे नंबर का प्रश्न है। करना क्या है, जो भी सूचनाएं दी गई है इसके आधार पर हमको इक्वेशन यानी कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण बनाने हैं, फिर उसका हमको विलोपन विधि या बोले तो लुप्तीकरण विधि से हल करना है। तो 5वें नंबर का प्रश्न क्या है, ये देखो यहाँ से मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। बैंक जाती है मीना, 2000 रुपया उसको निकालना है। उसने खजांची से, अब खजांची कौन होता है, जो रुपये हमको बैंक में देता है, 50 और 100 रुपया का नोट देने को कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। मीना कितने नोट मिले, ध्यान रखते जाओ, 25 नोट प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। देखो पूछ रहा क्या, 2 चर वाले रेखिक समीकरण में बहुत आसान काम हो जाता है यदि तुम स्टेप वाइज स्टेप बढ़ो और लास्ट से शुरुआत करो। लास्ट से क्यों बोल रहे हैं अंतिम से, क्योंकि यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि 50 रुपया के कितने नोट थे और 100 रुपया के कितने नोट थे, ये तुमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ समझो बात को, हल में क्या करेंगे, हमने कहा जो पूछा है ना वही उसी को मान लो। तो माना कि मीना को 50 रुपया का एक्स नोट तथा 100 रुपया का वाई नोट मिला। वाई नोट मिला, बहुत आसान हो जाता है काम। जो पूछा तो हम उसे यही जा रहा था कि 50 रुपया और 100 रुपया कितने कितने नोट प्राप्त हुए थे। हमने मान लिया भाई 50 रुपया का एक्स नोट मिला होगा और 100 रुपया का वाई नोट मिला होगा। अब क्या कह रहा है कि मीना को कुल 25 नोट मिले। मतलब कहने का क्या मतलब है कि यदि एक्स नोट 50 रुपया का है, वाई नोट 100 रुपया का है, तो कुल नोट 25 है। मतलब यदि हम एक्स प्लस वाई जोड़ देते हैं, दोनों नोटों की संख्या है, एक्स क्या है 50 रुपया का नोट की संख्या, वाई क्या है 100 रुपया के नोट की संख्या, दोनों को जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर आता है हमको, 25 के बराबर। यही तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट हो। तो बिल्कुल आसान है ना। ऐसा लग रहा था प्रश्न बहुत
हो टफ है लेकिन टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या कह रहा है, अब समझो कुल रुपया 2000 है। कितना है? 2000 है। और नोट कितने कितने हैं? समझो बात को, समझो। यहाँ पर तुमको समझना पड़ेगा क्या, कि मान लो कि अगर 50 रुपया का 2 नोट है, 50 रुपया का 2 नोट है, कितना है? 2 नोट है। और 100 रुपया का 3 नोट है, 100 रुपया का 3 नोट है। तो बोलेंगे कुल कितनी रुपया है किसी के पास। अगर किसी के पास 50 रुपया का 2 नोट हो और 100 रुपया का 3 नोट है, तो कैसे ज्ञात करोगे? 50 गुने 2 प्लस 100 गुने 3, ऐसे ही तो तुम संख्या कितने रुपया ये पता कर पाओगे ना। 50 दूनी 100 और 100 दिया 300, तो कुल रुपया कितना हो गया? 100 हो गया, 400 हो गया ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो देखना जरा गौर से, कि 50 रुपया का एक्स नोट है। जो 50 रुपया का नोट है वो, उसको अगर कुल नोट को मिला दे तो कितना रुपया होगा? सपोज 50 रुपया का तुम्हारे पास 10 नोट है, तो 10 से गुना करोगे तब तो 500 आएगा। तो 50 रुपया का एक्स नोट है, तो 50 रुपया का जो कुल नोट है उसमें कितना रुपया हो रहा है? तो इसके लिए 50 को एक्स से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50x और प्लस में, और 100 रुपया का वाई नोट है। 100 रुपया का जो जितना भी नोट है उससे कितना रुपया बन रहा है, इसको जानने के लिए 100 को y से गुना करना पड़ेगा। 100 को y से गुना कर दो, और बराबर में कुल मिला के दोनों को मिला दे। 50 रुपया का नोट मिला देंगे, 100 रुपया के कुल नोट को मिला देंगे, जितना रुपया होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2000। ये हो गया हमारा 2000 समीकरण। अच्छा, इसमें और भी थोड़ा सा कर सकते हैं। 50 ले लेते हैं कॉमन, 50 कॉमन आ गया। ये होगा x प्लस 50 दूनी 100 2y बराबर 2000। यहाँ पर देखेंगे x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे में 50 कट जाएगा, 5 का 40 हो जाएगा। यानी कि x प्लस 2y बराबर में 40। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखिए, देखो यहाँ से गौर से देखना। समीकरण 1 आ चुका है, समीकरण 2 आ चुका है। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40 ना, 40 हो जाएगा 40। अब समझो बात को, x का गुणांक बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। यहाँ भी गुणांक 1, यहाँ भी गुणांक 1। तो हमको क्या करना है, गुणांक बराबर है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो सिंपली घटा लेना है। गुणांक बराबर है और जिसका गुणांक बराबर है, ये यदि दोनों का चिन्ह समान हो तो घटाना है। तो माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा। 2 में से अगर 1 घटा ले, 2 में से 1 घटा ले, माइनस का y बच जाएगा। और यहाँ से 40 में से अगर 25 घटाते, माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y का मान निकला तुमको 15। कितना? 15। मतलब 100 रुपया के कुल नोटों की संख्या कितना है? 15। अब आ जाओ, y का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण ये है x प्लस वाई बराबर 25, और x का मान हमको पता नहीं है, और y का मान अभी अभी निकाले 15 बराबर 25। 15 को शिफ्ट कर लेंगे इधर, तो x बराबर 25 माइनस 15 बराबर में 10। तो यानी कि अगर हम देखें यहाँ से, तो x ये तुमको 50 रुपया का कुल नोट 10 है और 100 रुपया का कुल नोट 15 है। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल जाता है चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर। आओ 5वें नंबर का प्रश्न हम यहाँ से देख लेते हैं। देखो 5वें नंबर का प्रश्न है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। समझो बात को, यहाँ पर 2 प्रकार की किराया लग रहा है। एक नियत किराया है जो कि प्रथम 3 दिन के लिए लगता है। ठीक है, एक नियत किराया है और एक जो है प्रतिदिन का किराया है। समझो बात को। सपोज अगर हम मान लो पुस्तकालय जाते हैं
पुस्तकालय में पुस्तक लेंगे। अभी जो इस प्रश्न में बोला जा रहा है उसको समझो। पुस्तकालय में पुस्तक लेंगे और 3 दिन रख करके उसको रिटर्न कर दे रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो वो 3 दिन का किराया फिक्स है। वो तुम 1 दिन में रिटर्न करो तो भी उतना लग ही जाएगा, 2 दिन में रिटर्न करो तो भी लगेगा, और 3 दिन के अंदर रिटर्न कर दो तो भी उतना लग जाएगा। मान लो 3 दिन की किराया जो है हमारे पास 10 रुपया, 10 रुपया लगेगा 3 दिन के बाद। मतलब हमने किताब उठाया तो हमको 10 रुपया जमा करना पड़ जाएगा, ठीक है। देन अगला बात जो कह रहा है कि अगर 3 दिन से ज़्यादा रखते हैं ना किताब को, तो उसमें मान लो कुछ और किराया है, 5 रुपया रोज के हिसाब से हमको देना पड़ेगा। कोई आदमी अगर 5 दिन किताब है ना, ये फिक्स चार्ज, देखो फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज है यहाँ पर 10 रुपया, जो कितना है 3 दिन के लिए, 3 डेज के लिए। अब 3 दिन के बाद कितना रुपया लगेगा, 5 रुपीज़ पर डे, ठीक है, ये हमको लग रहा है। मतलब अगर कोई 5 दिन रखता है तो 3 दिन का 10 रुपया हो गया, और फिर अगले 2 दिन का 5 गुने 2, 2 दिन लगेगा तो अगले 2 दिन का 5 गुने 2, तो 10 प्लस 10 बराबर कितना देना पड़ जाएगा, 20 रुपया। अगर कोई मान लो 10 दिन रखता है किताब, तो पहले 3 दिन के लिए 10 रुपया, और फिर अगले 7 दिन बचता है तो 7 दिन के लिए 7 गुने 5, 1 दिन का 5 रुपया है, 7 गुने 5 तो 10 प्लस 35 बराबर उसको देना पड़ जाएगा 45 रुपया। ठीक है, ये बातें अगर तुमको समझ में आ रही है और आ गई हो तो हम क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। देखो हमको निकालना क्या है इस प्रश्न में, नियत किराया और प्रतिदिन किराया। ठीक है, देख लेते हैं। माना कि पुस्तकालय का नियत किराया बराबर x तथा प्रतिदिन किराया बराबर y। ये हमने मान लिया कि x रुपया लग रहा है हमको प्रथम 3 दिन के लिए जो नियत किराया है, और प्रतिदिन उसके 3 दिन के बाद अगर किताब रखते हैं तो हमको y रुपया प्रतिदिन देना पड़ जाएगा। समझो बात को। प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया। अब सरिता के लिए, अब सरिता कितना रुपया देती है, देखो 27 रुपया अदा करती है, 7 दिन पुस्तक रखी। तो हमने कहा कि पहले 3 दिन के लिए x रुपया लग रहा है बुआ, तो पहले 3 दिन का x रुपया, फिर बच कितना जाता है, 7 दिन रखी ना सरिता पुस्तक, कितना दिन रखी है, 7 दिन रखी है, तो पहले 3 दिन का x रुपया लग गया। अब आगे आने वाले 4 दिन के लिए उसको y रुपया प्रति दिन के हिसाब से लगेगा, तो 1 दिन का y तो 4 दिन का 4 गुने y 4y रुपया। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण नंबर 1। सरिता के लिए ये हो जाएगा कंडीशन। सुशी के लिए देखना गौर से, सुशी क्या करती है, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखती है। तो पहले 3 दिन का किराया x रुपया, और फिर बचा 5 दिन में 2 दिन का किराया, 1 दिन का y तो 2 दिन का 2y, और देती है कितना, कुल 21 रुपया। समीकरण 2 बन गया तुम्हारा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा जो पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से ये हमारे पास x प्लस 4y बराबर 27, दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 21। सॉल्व करो। x का गुणांक क्या है, बराबर है, और साथ ही साथ चिन्ह भी बराबर है। जब गुणांक भी बराबर है और चिन्ह भी बराबर रहने का मतलब ऊपर भी x प्लस में नीचे भी x प्लस में, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पर, और जब घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है। मतलब ये x अब माइनस में हो गया, ये 2y माइनस में हो गया, और 21 भी माइनस में, x से x खत्म, 4y में से 2y घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 2y बराबर 7 में से 1 6, और 2 में से 2 खत्म ही हो जाना है। y बराबर हो जाएगा हमारा 6/2, 2 तिहाई, ये निकल गया 3। y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में से रख सकते हैं हम। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारे पास, x प्लस 4y बराबर में 27, ये है। x का मान क्या, y का मान रखना है ना, तो y हो गया 4 इंटू y का मान कितना निकाला हमने, 3 बराबर 27, x प्लस 4 तिया 12 बराबर
27, इस तरफ देख लेंगे, हो सकता है नीचे दिखे ना तुमको। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 12 को शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ प्लस में, इधर जाके माइनस में होगा, 27 माइनस 12, x बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास 7 में से 2 5 और 2 में से 1। तो मतलब जो फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, नियत किराया जो पुस्तकालय का है वो है x रुपया, और वो कितना है, 12 रुपया है। और जो प्रतिदिन किराया है पुस्तक का, प्रतिदिन किराया ये है y रुपया, और ये निकाला हमने कितना, 3 रुपया। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो ये एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ।